15 मार्च तक मेरे दोनों वैक्सीनेशन पूरे हो गए। ऐसे बहुत से डॉक्टर्स को हो गए। फर्स्ट वेव में बहुत सारे डॉक्टर्स इन्फेक्टेड हुए थे हमारे शहर का, मैं उदाहरण दे सकता हूँ। सेकेंड वेव में बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड नहीं हुए, मैं एकदम क्लियरली कह सकता हूँ सभी ने काम किया। लेकिन वैक्सीनेशन दोनों हो जाने की वजह से जब तक आया अप्रैल तक इसका प्रकोप पूरा, तब तक सारे डॉक्टर्स काम भी किया और बहुत कम हमारे यहाँ पे डॉक्टर्स इन्फेक्टेड हुए। इन्फेक्टेड अगर हुए भी तो किसी को सीरियस रोग नहीं हुआ। इस बात से ये हम लोग को अंदाजा लगा। और बाद में ये स्टडी में पाया गया कि वैक्सीनेशन होने की वजह से करीब 90% किसी भी वैक्सीन की वजह से हमें सुरक्षा मिल जाती है अगले कोविड की वजह से, एवं करीब 97% हमें सुरक्षा मिलती है हॉस्पिटलाइजेशन या सीरियस रोग होने में। तो लोग कहते भैया हमें तो दो वैक्सीनेशन लग गया, फिर भी मुझे देखो कोविड हो गया, वैक्सीन बेकार है। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। लोग हल्ला करने लगे कि जो वैक्सीन के पक्षधर नहीं है, पक्षकार नहीं है, वो कह रहे थे कि देखो वैक्सीन लगा फिर भी हमें कोविड हो गया, तो हम बेकार है, क्यों लगा रहे, मत लगाइए। मेरा कहना है और बाकी सारे साइंटिस्ट का ये कहना है कि आप वैक्सीनेशन लगाने से बहुत कम लोगों को कोविड होता है। 90 से 91% इसकी एफिकेसी होती है। मान लीजिए किसी को कोविड होता भी है तो बहुत ही, आपको बता रहा हूँ, 2 वैक्सीनेशन के बाद 0.04% चांस है कि की मौत हो। 0.04 बहुत बहुत ही नगण्य होता है। इस बात मतलब ना के बराबर होता है। और लगभग 98.5% चांस है कि वो हॉस्पिटलाइजेशन ना हो। यही मेरे लिए बहुत है। अगर वैक्सीनेशन की वजह से हम कोविड जैसे महामारी को एक साधारण वायरल फीवर के सिम्टम्स में तब्दील करें तो क्या बुरा है। अगर मुझे 2 दिन बुखार हो गया, थोड़ा बहुत दर्द होकर ठीक भी हो जाए तो मैं उसको बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देने वाला। अभी जैसे वायरल फीवर चला हुआ चारों तरफ हमारे इधर, तो इसी तरह कोविड अगर वैक्सीनेशन के द्वारा हम लोग कम हो जाए, इसी उद्देश्य को लेकर के पूरे नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को बल मिला और हम लोग अग्रसर है। कुछ 1-1.5 महीने के अंदर बहुत ज्यादा लोगों वैक्सीनेट हो जाएगा, तब और थोड़ी सुरक्षा होगी। इसलिए मैं प्रे करता हूं कि बहुत ज्यादा नए वेरिएंट के साथ ना है। अब मुद्दा यह आया कि वैक्सीनेशन की वजह से क्या डेल्टा वेरिएंट पे कुछ असर हुआ। डेल्टा अब रिसर्च में आ रहा है, क्योंकि कोवैक्सीन पे जो रिसर्च कर रहे हैं हमारे मित्र लोग कर रहे हैं। और मैं भी एक नया वैक्सीन आने वाला है बायोलॉजिकल ई कंपनी का, वो विश्व का पहला सब यूनिट वैक्सीन होगा। उसको मैं ट्रायल कर रहा हूँ, फेज 3 ट्रायल में शुरू कर दिया हूँ। कुछ पेशेंट्स का लग चुका है। तो जिनके साथ हम लोग ट्रायल कर रहे हैं उनसे बातचीत होती रहती है। उनका कहना है कि बिल्कुल सारे इंडियन जो भारतीय वैक्सीन है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ये डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ एकदम बदस्तूर कार्य कर रहा है। और उन्हीं लोगों को इस बार हुआ है कोविड जिनका कि या तो एक वैक्सीनेशन हुआ था या तो वैक्सीनेशन हुआ ही नहीं था। अधिकतर पेशेंट्स का ये देखा गया है कि 78% पेशेंट्स जिनको कि इस बार कोविड हुआ है वो वैक्सीनेटेड बिल्कुल नहीं थे। बाकी फर्स्ट वैक्सीनेशन था, सेकेंड वैक्सीनेशन के बहुत ही कम केसेस आए हैं। तो ये बता रहा है कि अभी भी हमारे में बहुत सारी कमियां हैं हमारे देश में या हर जगह में। इतनी सारी जनसंख्या है कि पूरा वैक्सीनेशन जब तक नहीं होता तब कोविड होने की संभावना है। तो हमें जैसे कि वैक्सीनेशन पे जोर देना है, वैसे ही पर्सनल बचाव पे जोर देना है। जैसे कि डॉक्टर राकेश भाई साहब ने कहा कि आरोग्य मित्र प्रशिक्षण द्वारा आरोग्य भारती ने पूरे देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रेरणा के साथ इस ट्रेनिंग सेशन को शुरू करने का एक बीड़ा उठाया है। और हर गांव और देहात में जाके, हर बूथ पे जाकर के हम लोग इसको कोशिश कर रहे हैं कि क्रियान्वित करें ट्रेनिंग देके लोगों की। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे, उसमें क्या क्या मॉड्यूल्स हैं, क्योंकि ये हम लोग सबको समझना पड़ेगा। तो वैक्सीनेशन का ये कंट्रोवर्सी एकदम खत्म होना चाहिए कि वैक्सीनेशन सबको लगना चाहिए। आप विश्वास करेंगे इतने दिन हो गए सेकेंड वेव के बाद, अभी भी मेरे पास अगर मैं दिन में 50 पेशेंट देख रहा हूं, उनमें से कम 15-20 आके पूछते हैं डॉक्टर साहब मुझे डायबिटीज है, क्या मैं वैक्सीन लगा सकता हूं। मुझे बीपी है, मैं दवा खाता हूं, क्या मैं वैक्सीन लगा सकता हूं। मैं कहता हूं भाई आप तो डायबिटीज के पेशेंट है, आपको वैक्सीन लगाना सबसे आवश्यक है। तो कोई भी भ्रांति में न रहे, सब लोग बेझिझक जाके वैक्सीन लगाइए। कुछ नहीं होता है, वैक्सीन से कोविड नहीं होता है। वैक्सीन से एक आध दिन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आपको फीवर रहेगा, 12 घंटा रहेगा, नहीं भी रहेगा। मुझे तो कुछ नहीं हुआ था। तो आप जरूर, आप आरोग्य भारती के कम से कम सदस्य जो भी वैक्सीनेट ना हुए हों या उनके घर के लोग ना हों, मैं इसी फोरम के द्वारा आपको आग्रह करता हूं कि जरूर वैक्सीनेट करवाने अपने आप को। कोविशील्ड या कोवैक्सीन अगर आप पूछें तो दोनों का लगभग सेम एफिकेसी है, 5-7% इधर उधर है। जो मिलता है आप वैक्सीनेट कराइए। सब अभी डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ काम कर रहे हैं। अब डेल्टा प्लस की बात हो रही है, क्योंकि थर्ड वेव लोग कह रहे हैं। अब हम थर्ड वेव पे आते हैं कि डेल्टा प्लस वेरिएंट द्वारा थर्ड वेव शायद हो। डेल्टा प्लस के कल तक के रिपोर्ट के अनुसार 70 लोग भारत में मिल चुके हैं डायग्नोस्ड।
डेल्टा वेव के, जिसमें से अधिकतर महाराष्ट्र के हैं, मध्य प्रदेश के हैं और पंजाब के हैं। केरल में जहां की सबसे ज्यादा केसेस, करीब 20,000 केसेस पाए जा रहे हैं प्रतिदिन, उसमें डेल्टा प्लस का नहीं पाया गया है। इसका मतलब वहां अभी भी सेकेंड वेव चल रहा है। मैं तो यही चाहूंगा कि सेकेंड वेव आए और चले जाए, थर्ड वेव आए ही ना। तो लेकिन बात ये उठती है कि क्या हम लोग सेकेंड वेव के मैनेजमेंट में क्या हम लोग कामयाब हुए? थोड़ा बहुत कामयाब हुए तभी आज स्थिति में है, लेकिन प्लानिंग कम था। भारत में एक प्रॉब्लम है, आप कोई भी सरकार कहिए, एक्चुअली हमारी मानसिकता है, भारत के लोगों की मानसिकता है कि हम एक्ट कम करते हैं, हम ज्यादा करते हैं। कोई बीमारी होगा, कोई आपदा होगी, कोई घटना होगी, उस पर हम लोग रिएक्शन देंगे, कैसे आपदा प्रबंधन किया जाए। हम ये नहीं करते कि पहले एक्शन करके आपदा का प्रिवेंशन किया जाए, हम उसके मैनेजमेंट पे लग जाते हैं। तो आपदा या कोई भी हमारे देश में, जैसे अभी हम लोग एक अच्छा चीज हो रहा है, जैसे चीन के खिलाफ, चीन हमें अटैक करेगी तो हम उस पर हम करेंगे, ऐसा नहीं। चीन अटैक न करे इसलिए हम उसके खिलाफ मोर्चा बांधे हुए हैं पूरे बॉर्डर में। इसी तरह ये सोचा गया कि अगर थर्ड वेव आ गया तो सेकेंड वेव में जैसे हमारी कमियां पाई गई थी, कमियां क्या थी? ऑक्सीजन की कमी थी, ऑक्सीजन प्लांट्स की कमी थी, सिलेंडर की कमी थी, बेड्स की कमी थी, आईसीयू की कमी थी, वैक्सीन की कमी थी, डॉक्टरों की कमी थी। तो ये धीरे धीरे कमी ठीक करने में 15-20 दिन लगे। उसी दौरान थोड़ा बहुत हम लोगों को कमियां उजागर हुई और बहुत सारे हम लोग को प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े एक्चुअली। फिर सरकार बहुत तेज मोड पे आ गई और विद इन 10-15 डेज उसको बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर लिया। अब उनका सोचना है कि अगर थर्ड वेव आएगा, आए न आए, हम तो कहते शायद न आएगा, क्यों नहीं आएगा या कम आएगा, मैं आपको उसका भी आपको दे रहा हूँ फैक्ट्स। तो थर्ड वेव अगर आ गया तो कहीं हम लोग लैकिंग ना हो, इसलिए सरकार ने और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बहुत बड़ा बीड़ा उठाया कि कैसे लोगों के बीच में जाकर उनको प्रशिक्षित करें, कहाँ ऑक्सीजन की कमी है वहां पूरा करें, ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करें, आईसीयू स्थापित करें, बच्चों को अगर होगा तो पीडियाट्रिक आईसीयू स्थापित करें, ताकि हम लोग चाक चौबंद रहें कि अगर आया तो हम लोग कहीं कम ना हो। भले ही बेकार हो जाए वो संसाधन, लेकिन अगर आया तो हमको कोई एक जान गंवाना ना पड़े, इसलिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं और करना। अब थर्ड वेव आएगा तो कैसा रहेगा, कितना विकराल रहेगा, ये बात कहना संभव अभी नहीं है, क्योंकि बेसिकली अगर आप सोचे, कोविड ने हर एक स्टेप पे हम लोग का बेवकूफ बनाया। पहले वेव के बाद सोचे, सब ने कहा कि अरे अरे मार्च में चला जाएगा, किसने कहा सितंबर में चला जाएगा, कुछ नहीं हुआ, वापस आए। सबने कहा कि वैक्सीन आने से एकदम खत्म हो जाएगा, नहीं हुआ। किसी ने कहा कि बच्चों में नहीं होगा, सेकंड वेव में हुआ। तो युवाओं में नहीं होता है, सेकंड वेव में हुआ। फर्स्ट वेव में जैसे सिर्फ डायबिटिक और बुजुर्गों को हुआ था, सेकंड वेव में डायबिटिक्स बुजुर्गों के साथ साथ काफी यंग लोगों को हुआ, बच्चों को हुआ। लेकिन एक अच्छी बात रही कि बच्चों को क्या थर्ड वेव में ज्यादा इफेक्ट होना है, इस बारे में बड़ा डिबेट चल रहा है। मैं इस डिबेट को एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ, एकदम क्लियर कर रहा हूँ। भले ही ये बहुत सारे लोगों को समझ में आया, मत के अलग हो, लेकिन आपको एकदम हकीकत बता रहा हूँ कि फर्स्ट वेव में जो हम लोगों ने बच्चों को देखा, बहुत कम बच्चे उसमें इन्वॉल्व हुए थे, बल्कि ना के बराबर हुए थे। और सेकेंड वेव में काफी बच्चे इन्वॉल्व हुए थे। ये एक अंतर हमें वेरिएंट का मिला कि हाँ, बच्चों को इन्वॉल्वमेंट हुआ। लेकिन जिस तरह से पहले वेव में जिन बच्चों को हुआ था कोविड, उनको कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुआ या ना के बराबर हुआ। तो आपको सुन के अच्छा लगेगा कि सेकेंड वेव में भी बच्चों में कॉम्प्लिकेशन ना के बराबर हुआ तो जरूर। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि करीब मैं इस सेकेंड वेव में 1,500 कोविड पेशेंट्स को देखा हूँ। 5 कोविड अस्पतालों का मैं नोडल ऑफिसर था और करीब 350 आईसीयू के पेशेंट्स को मैं एकदम आईसीयू में, ठेठ आईसीयू में जा करके मैं 350 पेशेंट्स को मैं ठीक किया हूँ। उसमें से विश्वास करिए एक मुझे पीडियाट्रिक पेशेंट मिला, और बाकी ओपीडी पेशेंट्स में भी जितने भी मैंने 1,500 पेशेंट्स का मेरे पास डेटा है, उसमें 4 या 5 पेशेंट्स पीडियाट्रिक पेशेंट्स का थोड़ा बहुत लंबा खींचा या थोड़ा सांस फूलने में तकलीफ। हमने सारे पीडियाट्रिक्स से भी बात किया और अंततोगत्वा इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स द्वारा एवं एम्स डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया द्वारा ये क्लियर किया गया कि हो सकता है, ये संभावना है कि बच्चों में कोविड इस बार बहुत ज्यादा परेशानी न करे, या कम से कम सेकेंड वेव की तरह ही थर्ड वेव में रहेगा। तो अगर हम लोग थर्ड वेव के संक्रमण को कम कर लेते हैं तो बच्चों में भी एक्चुअली संक्रमण प्रोपोर्शनली कम रहेगा, ये हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे लोगों में एक होता है इन्नेट इम्यूनिटी, बड़ों में वो इन्नेट इम्यूनिटी नहीं होता है। हम लोग को ज्यादातर एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है। हम लोग की इन्नेट इम्यूनिटी कम होती है वायरस या नए रोगों के खिलाफ। बच्चों में जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है उसके वजह से कोविड होने के बावजूद बच्चे लोगों में इन्फेक्शन कम होता है, वो लोग में लड़ने की क्षमता
कम नहीं ज्यादा होती है अन्य लोगों की अपेक्षा। तो ये एक बहुत अच्छी बात है जो बच्चे लोगों को प्रोटेक्ट किया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि सेकेंड वेव के बाद थर्ड वेव में भी बच्चे लोग प्रोटेक्टेड रहे। इसके लिए हम लोगों को स्पेशल प्रिकॉशन क्या लेना है? पहली बात तो वैक्सीनेशन की बात चल रही है, बच्चों की वैक्सीनेशन की बात चल रही है। जहां तक मेरा इन्फॉर्मेशन है, कोवैक्सीन के का जो ट्रायल चल रहा है सितंबर में वो खत्म होने वाला है। कोवैक्सीन का जो ट्रायल चल रहा है बच्चों में, वो 3 एज ग्रुप में बांट के कर रहे हैं, 5 से 7, 8 से 11 और 12 से 18, 12 से 17, इन 3 एज ग्रुप्स में लोग बांट करके ट्रायल्स कर रहे हैं। और ये 3 एम्स दिल्ली, एम्स पटना, नागपुर में हो रहा है, 2-3 और प्राइवेट सेंटर्स में हो रहा है। तो ये ट्रायल्स के रिपोर्ट सितंबर में आ जाएंगे, हो सकता है सितंबर अंत में या अक्टूबर में बच्चों को ये वैक्सीनेशन देना शुरू। किस एज ग्रुप में होगा मालूम नहीं, हो सकता है 11 से 18 हो, उसके कम एज ग्रुप में क्या करेंगे मालूम नहीं। लेकिन इससे क्या होगा, बच्चों को स्कूल जाने में सुविधा होगी, कम से कम एक टेंशन कम होगा। लेकिन अगर बच्चों में वैक्सीनेशन सिर्फ करने जैसे कि बड़ों में सिर्फ वैक्सीनेशन करने से काम नहीं चलता, हमें बाकी चीज भी देखना पड़ता है। बच्चे लोगों को बचाने के लिए सबसे जो आवश्यक है कि बच्चे के जो पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, उनको कोविड ना हो। तो माँ बाप को बहुत ज्यादा सजग करना होगा, उनको सारे लोगों को वैक्सीनेशन कराना होगा। बच्चे को वैक्सीनेशन हो जब हो पता नहीं, जब भी होगा होगा, लेकिन उससे पहले उनके माँ बाप को सबको वैक्सीनेट करना पड़ेगा। तो थर्ड वेव आएगा, कब आएगा हमें मालूम नहीं, हो सकता है लोग कह रहे हैं कि सितंबर अक्टूबर में एक छोटा सा वेव आएगा। इसी से मैं आपको एक थोड़ा सा पीछे और चला जाता हूँ, एक 100 साल पीछे चला जाता हूँ, जो स्पेनिश फ्लू एपिडेमिक हुआ था जिसमें 100 मिलियन लोगों की मौत हुई थी। ये जो पहला वेव आया था वो हमारे ठीक कोरोना वेव की तरह आया था, छोटा सा वेव आया था। जो सेकेंड वेव आया था बहुत जबरदस्त त्रासदी लेकर आया था, जैसे कि हमारे कोविड वेव लेकर आया। लेकिन जो थर्ड वेव छोटा छोटा थर्ड और फोर्थ वेव आया था वो फर्स्ट वेव से भी कम आया था। तो ये इसी उम्मीद के साथ हम लोग हैं कि कोरोना का भी इसी तरह ही थर्ड वेव या फोर्थ वेव कमतर आए, लेकिन आएगा जरूर। आप बचाव करके रखें, वैक्सीनेशन करके रखें, बच्चों को बचा के रखें, उसके संसाधन हमारे पास हैं, आप खुद वैक्सीनेट होकर के रखें। और गाँव में इस बार सेकेंड वेव में गाँव में हुआ है काफी कोविड, जो कि फर्स्ट वेव में नहीं हुआ था, इसलिए गाँव को बचाना हम लोग को बहुत आवश्यक है। गाँव में जाकर के, क्योंकि सुविधाएं कम होती है, जानकारी कम होती है, डॉक्टर कम होते हैं, हमारा कर्तव्य है कि हम लोग गाँव में जाके लोगों में जागरूकता बढ़ाएं। एक जो आरोग्य मित्र प्रशिक्षण है वो बहुत ही उपयोगी इस दिशा में एक कदम है, जिसमें 4 सत्रों में हो रहा है कार्यक्रम ऑर्गेनाइज, जिसमें हम लोग कोरोना की सामान्य जानकारी दे रहे हैं, उनके लक्षण बताएंगे, प्रारंभिक उपाय कैसे, तापमान लेना ऐसे सिखाएंगे लोगों को, ऑक्सीजन स्तर कैसे पल्स ऑक्सीमीटर से देखते हैं, प्रोन पोजीशनिंग से कैसे सांस फूलने में सुविधा होती है, होम आइसोलेशन में कैसे कैसे बचाव होता है, ये सब हम लोग बताएंगे। पर्यावरण के संरक्षण के बारे में, स्वच्छता के बारे में ये सब बताएंगे हम लोग। जल भराव रोकने के बारे में बात करेंगे। उसके बाद जो अगला सत्र होगा उसमें कैसे आहार, निद्रा, पर्याप्त जल, घरेलू उपचार, मसालों का उपयोग, इस विषय में हम लोगों को ट्रेनिंग देंगे। फिर थर्ड सत्र में होगा औषधि महत्व की वनस्पतियां जो हैं वो हम लोग बताएंगे, क्योंकि कोविड की वजह से औषधि जो हमारे देश के संस्कृति में एवं हमारे पुराने सनातन संस्कृति के अनुसार जो भी हम लोग आयुर्वेदिक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं वो वापस आ गया। ये बहुत ही अच्छा हुआ कि कोविड की वजह से आयुर्वेद के प्रति लोगों का ध्यान बढ़ा और लोग घर घर में गिलोय और तुलसी लेने लगे, और बहुत सारे और इम्यूनिटी वर्धक दवाएं हैं, तो वो हम पेशेंट्स को बताएंगे। कुछ सूक्ष्म व्यायाम, सूर्य नमस्कार, योगासन, प्राणायाम जो कि कोविड में बेनिफिशियल होता है, वो लोगों को सिखाएंगे। बच्चों के लिए कुछ खेल, सकारात्मकता रखना सिखाएंगे, क्योंकि पॉजिटिविटी से कोविड को लड़ा जा सकता है, ये हम लोग सभी जानते हैं। और लास्ट सत्र में हम लोग टीकाकरण संबंधी जानकारी देंगे, कुछ भ्रांतियों को हम लोग निपटाएंगे, जिज्ञासा समाधान करेंगे, होम्योपैथी के बारे में कुछ बातचीत। ये सारे ये प्लानिंग है आरोग्य भारती का, जो कि हम लोगों के बीच में जाना शुरू कर दिए। तो इतनी सारी बातें थी, मैंने 2-4 चीजें टच किया। मैं समराइज करना चाहता हूँ टेक होम मैसेजेस के बारे में। एक, थर्ड वेव आने वाला है ऐसा हम लोगों को लगता है, लेकिन एक्चुअली जो कहते हैं कितना आने वाला है मालूम नहीं। ये लगता है कि आएगा लेकिन कम आएगा, सेकंड वेव से कम कम आएगा, ये टेक होम मैसेज है। दूसरी बात, बच्चों को होगा कि नहीं, होगा, जरूर होगा, लेकिन उतने सिम्टम्स नहीं होंगे। कुछ स्पेशल टिपिकल सिम्टम्स होते हैं, जैसे स्किन डिजीज हो सकता है, डायरिया हो सकता है, लंग इन्वॉल्वमेंट जैसे सेकंड वेव में कम हुआ था, थर्ड में भी कम ही होगा। और अगर हम संख्या को कम कर देंगे टोटल थर्ड वेव के इन्फेक्शन का, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन्वॉल्व विल ऑल्सो बी लेस। और थर्ड की रूरल सेक्टर में होने वाला है जैसे कि सेकंड, क्योंकि उनमें इम्यूनिटी अभी डेवलप नहीं हुई है, सीरो पॉजिटिविटी कम है, दवाएं कम है, फैसिलिटी कम है, उनमें ये होने वाला है।
चौथी बात मैं कहना चाहूंगा कि पर्सनल लाइफस्टाइल को आप इंप्रूव करिए। स्वच्छता मेंटेन करना हमारे जिंदगी का अंग बन जाना चाहिए, कोरोना हो या ना हो। आज कोरोना है, लैम्डा वेरिएंट आ गया है, एप्सिलॉन वेरिएंट आ गया है, पता नहीं ABCD Z तक वेरिएंट आ जाएगा, कोरोना के अलावा कुछ और आ जाएगा। तो हमारे पर्सनल लाइफस्टाइल को और हमारे पर्सनल आहार विहार को मेंटेन करके आप अपने स्वस्थ जीवन और इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इम्यूनाइजेशन से सिर्फ इम्यूनिटी नहीं होता है। हमारी इम्यूनिटी सिर्फ वैक्सीन से नहीं होता है। हमारी इम्यूनिटी हमारे शरीर के अंदर लड़ने वाली कोशिका तंत्रों से होता है, जो कि हमारे सही रहन सहन खान पान पे डिपेंड करता है बहुत कुछ। तो ये हमको मेंटेन रखना पड़ेगा, अपने आप को सुदृढ़ करना पड़ेगा, तभी हम समाज को सुदृढ़ कर पाएंगे। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर बसु जी इस ज्ञानवर्धक उद्बोधन के लिए। सभी बातों का एक ही निचोड़ हम निकाल सकते हैं कि जानकारी, अवेयरनेस और कैसे कोविड प्रोटोकॉल, इसी का पालन करके हम कोविड से बच सकते हैं। और वैक्सीनेशन के बारे में जितनी भ्रांतियां लोगों में है उसको दूर करना चाहिए, लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो अब मैं निवेदन करूंगा हमारे विशिष्ट वक्ता डॉक्टर राकेश शर्मा जी कि वो मंच पर आए, अपने आप को अनम्यूट करें और अपना उद्बोधन हमें प्रस्तुत करें। डॉक्टर राकेश जी बालों विभाग में हैं, विशेषज्ञ हैं बालों